ओके, तो अब टी इज़ एट हाई टेम्परेचर टी इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन टी डी, तो वही एनर्जी की वैल्यू उठाएं आप जो कि अभी हमने निकाली है 9n के बी टी टी बाई टी डी होल क्यूब, ज़ीरो से लेके टी डी बाई टी एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो वो मेरे पास ये जो चीज़ है ये कैसे आई है, ये मैं भी आपको बताती हूँ कि कैसे आई है। बेसिकली हमने फार्मूला वही यूज़ करना है, पहले मैं पुराना फार्मूला यूज़ करती हूँ देन बनाती हूँ। तो ये वो मेरे पास था एक्स क्यूब ओवर ई की पावर एक्स माइनस वन। ठीक है, अब ये जो मैं जब हाई टेम्परेचर की बात करूँगी तो आपको पता होना चाहिए एक्स किसके इक्वल था। एक्स हमने लिया था एच म्यू ओवर के बी टी। तो जब हाई टेम्परेचर होगा यानी फॉर एग्जांपल कह लो इन्फिनिटी हो गया टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर ज़्यादातर हम यही लेते हैं ना, तो वन बाई इन्फिनिटी क्या हो जाता है ज़ीरो, तो वन एक्स क्या हो गया ज़ीरो, यानी एक्स इज़ वेरी स्मॉल। तो जो ई का जो एक्स है जब ये बहुत स्मॉल हो जाता है एक्स की पावर, तो इसको हम कौन सी बायनॉमियल थ्योरम वाले तरीके से करते हैं, वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल। और फिर कहते हैं कि एक्स तो पहले ही इतना स्मॉल है तो उसका जब स्क्वायर और क्यूब लेंगे तो और बहुत स्मॉल होता जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर बचता है वो क्या बनता है, ई की पावर एक्स बच जाता है वन प्लस एक्स। अब यहाँ पे जब ई की पावर एक्स को मैं वन प्लस एक्स पुट करूँगी तो वो मेरे पास वन प्लस एक्स माइनस वन आ जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर एक्स की जगह मैं एक्स लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाए ई इज इक्वल्स टू 9n के बी टी टी बाई टी डी होल क्यूब, और यहाँ पे मेरे पास क्या है एक्स की एक्स हो गया, एक्स इससे कैंसिल हो के रह जाएगा पीछे एक्स स्क्वायर टी एक्स और ज़ीरो से टी डी बाई टी, तो जो कि मैंने अभी पहले लिखा था वो आ गया। अब मैंने क्या बात करनी है, अब मैंने बात करनी है कि किसी सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर जब इसको आराम से सॉल्व कर सकती हूँ, जो कि कैसे हो जाएगा 9n के बी टी बाई टी डी होल क्यूब एक्स क्यूब बाय थ्री, और एक्स क्यूब में हम वैल्यू पुट कर दूँगी टी डी बाई टी की। ठीक है, ज़ीरो से टी डी बाई टी, अभी टी बाई टी डी है वो टी डी बाई टी है तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा 9n के बी टी और टी बाई टी डी होल क्यूब और साथ टी डी बाई टी होल क्यूब और साथ वन बाई थ्री कर लेते हैं। ये थ्री इस थ्री से 9 से कैंसिल हो जाएगा और ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रह गया 3n के बी टी। अब मेरे पास एनर्जी आ गई, स्पेसिफिक हीट क्या होगी पार्शियल ई बाय पार्शियल टी विच इज इक्वल 3n के बी विच इज इक्वल टू 3r। तो वही बात आ गई जो क्लासिकल ने कहा था एट हाई टेम्परेचर कि वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे हमें कोई मसला भी नहीं है, तो उसने कहा हमारी भी कांस्टेंट है। आते हैं अब एट लो टेम्परेचर पे। तो जब लो टेम्परेचर की हम बात करते हैं तो उसमें हमने क्या कंसिडर करना है कि हमारे पास जो लिमिट है, अगेन यही वाला फार्मूला होगा एनर्जी का 9n के बी टी टी ओवर टी डी होल क्यूब ज़ीरो से इन्फिनिटी एक्स क्यूब डी एक्स ओवर ई की पावर एक्स माइनस वन। ठीक है, तो अब मैंने x जो है वो आपको पता है क्या होता है, ये मैंने तो लिखा भी है ये वाला। तो एच में ओवर के, अब t जो है वेरी हाई हो गया यानी वन ओवर सॉरी वेरी लो हो गया, तो वन ओवर ज़ीरो हमारे पास इन्फिनिटी एक तरह से हो जाती है। यानी अब जो मेरे पास ई एक्स माइनस वन है इसमें x जो है वेरी हाई है, पहले वाले केस में मेरा x वेरी स्मॉल था। तो जब x वेरी हाई होता है यानी ज़ीरो से इन्फिनिटी, अगर मैं इसके इंटीग्रल को सॉल्व करूँ एक्स क्यूब डी एक्स ई की पावर एक्स माइनस वन, तो वो ये इंटीग्रल आप सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, 3 घंटे का पेपर भी आपको छोटा लगेगा। इसको आपने याद करना ही डेफिनेट इंटीग्रल्स होते हैं, ये होते हैं फॉर इन्फिनिटी के लिए दिए हुए होते हैं 5 4 बाई 15, इतना मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, बस आपने इसको उठा के इसके अंदर पुट कर देंगे।
तो ये मेरे पास होता है E इज इक्वल्स टू 9 NKBT T/TD होल क्यूब बाय 4/15। अब जो चीज़ें कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल करके ये बचेगा 3/5 NKBT बाय 4 T/TD होल क्यूब। ठीक है, अब देखें इसको सारे टी को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये T4 हो जाएगा और मेरे पास ये एनर्जी आ रही है और मैं स्पेसिफिक हीट का मुझे पता है वो किसके इक्वल होती है, पार्शियल E ओवर पार्शियल टी के इक्वल होती है। ठीक है, तो जब वो पार्शियल E ओवर पार्शियल टी के इक्वल है तो मेरे पास 4 टी की पावर 4 है तो वो 4 नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा 4 इंटू 3/5/4 NKB। अब रह जाएगा T4 - 1 क्या हो जाएगा, क्यूब टी क्यूब फिर T/TD होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और ये मेरे पास बन गया, असल में इधर ही मैं लिख देती हूँ, CV इज इक्वल्स टू 12/4/5 NKB/TD क्यूब और 7T क्यूब। और ये सारी की सारी जो चीज़ होती है क्या है, कांस्टेंट, और यहाँ से क्या पता चल गया, CV इज़ प्रोपोर्शनल टू T क्यूब। अब आ गई ना वही वाली बात जो मैं बार बार कह रही थी कि जो हमारे पास कर्व होती है, जो मैंने कहाँ बनाई थी, ये वाली, ये जो कर्व होती है यहाँ पे ये हमारे पास T क्यूब की तरह वेरी करती है, नॉट एक्सपोनेंशियली। तो वो उसने डिबाई ने फ्रीक्वेंसीज़ को चेंज करके इस बात को उसने प्रूव कर दिया। लेकिन मसले डिबाई वाले उसमें भी थे। वो क्या मसले थे कि ये जो रिलेशन है ये फॉर नॉन मेटल्स और मेटल्स दोनों के लिए है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ नॉन मेटल्स के लिए है। क्योंकि जब आप मेटल्स के लिए बात करते हैं तो इनका अगर मैं ग्राफ यहाँ पे आपको बना के दिखाऊं, तो अगर मैं सिर्फ मेटल्स की बात करूं तो वो कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, और नॉन मेटल्स के लिए वो थोड़ा सा इसी के ऊपर ही आएगा, यूँ हो जाता है। ठीक है, ये फॉर मेटल्स है, ये फॉर नॉन मेटल्स है। सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, हाँ ये नॉन है और ये मेटल्स के लिए। अब मेटल्स में ये जो जो इसके अंदर एकदम से शार्प डिप्रेशन आया, ये क्यों आता है, क्योंकि मेटल्स में सिर्फ स्पेसिफिक हीट जो होती है एटम्स की वजह से नहीं होती, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट भी होती है, जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं जब आप इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें फिर हम स्पेसिफिक हीट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कैलकुलेट करते हैं, तो वो भी जब एड अप होती है तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिलेशन फुलफिल होता है। तो ये हमारे पास और दूसरी एक और चीज़ ये थी कि डिबाई ने कहीं पे भी आप देखें मैथ्स नहीं आ रहा, मैथ्स की टर्म आई है नहीं आई है। जब मैथ्स नहीं आता ना तो उसका क्या मतलब है कि वो किसी एक जैसे पार्टिकल्स के लिए बात कर रहा है। तो एक जैसे पार्टिकल्स तो नहीं होते हर मटेरियल में, एटम्स, नंबर ऑफ़ एटम्स डिफरेंट होते हैं, एटम्स टाइप्स डिफरेंट होती हैं, मटेरियल डिफरेंट होता है। तो फिर डिबाई का ये वाली रिलेशन में ये भी प्रॉब्लम थी कि इसने सिर्फ बात की है सेम नंबर ऑफ़ एटम्स के अगर मटेरियल्स हैं उनके लिए, क्योंकि कोई मैथ्स कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि उनको आपस में डिफ्रेंशिएट करे। तो इस एक फेलियर तो नहीं था, इसने बड़े अच्छे तरीके से नॉन मेटल्स के लिए भी बात कर दी और सेम एटम्स वालों के लिए बात की, लेकिन इसने हमें डिफरेंट नंबर ऑफ़ एटम्स के लिए कुछ नहीं बताया। तो डिफरेंट नंबर ऑफ़ एटम्स के लिए कुछ नई टेक्निक्स होती हैं जो कि आप नेक्स्ट कोर्स में पढ़ेंगे, जो कि आपके पास होता है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स 2। उसमें फिर हम इंशाल्लाह इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को से स्टार्ट करेंगे और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ से शुरू करके आगे फिर उसकी हम डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ जाते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जाते हुए हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं, और देन आखिर में हम उसका सुपर कंडक्टिविटी भी पढ़ते हैं। तो सॉलिड स्टेट फिज़िक्स 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जो स्पेशली मटेरियल साइंस में अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी वो सॉलिड स्टेट फिज़िक्स 2 के नाम से भी होता है और कभी वो कंडेंस मैटर फिज़िक्स के नाम से भी होता है। तो ये दोनों जो एक सब्जेक्ट में 2 नेम्स है, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी में ये इलेक्टिव कोर्स है, तो अगर आप लोग जाना चाहते हैं, वैसे हमारी यूनिवर्सिटी में हमने इसको भी कंपलसरी पढ़ा हुआ है,
बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन खैर अब नई पॉलिसीज़ जैसे ऐसी चीज़ आती रहती हैं तो चीज़ें चेंज होती रहती हैं। अगर आप लोगों ने नेक्स्ट इसी फील्ड में जाना हुआ तो आप लोग सॉलिड स्टेट फिज़िक्स 2 या कंडेंस मैटर फिज़िक्स इंशाल्लाह मैं ख़ुद ऑफ़र करवाऊँगी, वो आप लोगों ने ज़रूर पढ़ना है उसको, ताकि आप लोगों की सॉलिड की बेस बहुत अच्छी हो जाए। बिकॉज सॉलिड पे आगे एमफिल में मटेरियल साइंसेज में जाने के लिए इसकी बेस नहीं होगी तो आगे आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। सो बेस्ट ऑफ लक क्लास, बी प्रिपेयर फॉर योर क्विज़ असाइनमेंट जो रह गए हैं थोड़े बहुत, और फाइनल पेपर्स। और आज हम यहाँ पे कोर्स इसको ख़त्म करते हैं, हमारा सॉलिड स्टेट फिज़िक्स का कोर्स। और इसके आगे अब हम और कुछ नहीं करेंगे, बस अब हम इन्हीं चीज़ों को पक्का करेंगे विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट्स, क्विज़ एंड डिस्कशंस। सो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।